हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ना। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि हमने अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कर लिए थे और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको करा चुका था। क्लियर? इनमें अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो पिछला लेक्चर देखिए, इसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछला लेक्चर छोड़ा था, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 7 है, आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो मैंने आपको जो थ्योरी का लास्ट लेक्चर है उसमें पढ़ाया था कि जब हम संधारित्र को आवेशित करते हैं तो आवेशन के दौरान जो आवेश संधारित्र पहुंच चुका है वो आगे आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करता है। हमें संधारित्र आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा और यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ऊर्जा आएगी Q²/2C, हाफ CV² या फिर हाफ QV। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप इसे पिछली वीडियो में से देख लें, या आपके पास नोट्स जो लिखे हुए हैं उनमें से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, छोड़ सकता हूं उसको मैं। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, सी धारिता के 3 संधारित्र एक बार श्रेणी क्रम में और दूसरी बार समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। सी धारिता है, उसके 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में जोड़े आपने, फिर समांतर क्रम में जोड़े। इन स्थितियों में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सी धारिता के 3 संधारित्र, सी धारिता के 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में है और फिर समांतर क्रम में है संधारित्र। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो जो सूत्र आएगा CS का बच्चों वो आएगा C/3। क्वेश्चन नंबर 1 आप याद कीजिए। कई तरीके हैं इसे सोचने के, चलो पूरे तरीके से कहा दें आप चाहो तो। श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं बच्चों तो आप सूत्र क्या लगाओगे? 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से 1/CS = 1/C, तीनों की वैल्यू C है ना, तो ये आएगा 3/C। जब आप इसको उल्टा करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा C/3। यहाँ आपको मैंने शॉर्टकट भी लिखा रखे हैं। अगर सी धारिता के n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो आंसर आता है C/n। यहाँ सी धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो इसका आंसर कितना आएगा? C/3। इसी प्रकार जब ये संधारित्र कौन से क्रम में हो? समांतर क्रम में जुड़े हों। जब ये संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता, बात कर रहा हूं बच्चों में CP की, तो वो होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 और सबकी वैल्यू अगर C जमा दूं तो CP बच्चों कितना आएगा? 3C। समीकरण नंबर 2 या C/n और NC मैंने आपको पढ़ा रखा है। यहां तक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। सी धारिता के 3 संधारित्र पहले श्रेणी क्रम में थे तो CS आया C/3। फिर ये सी धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम में है तो CP आया 3C। हमें इनका अनुपात चाहिए तो बच्चों कुछ नहीं इसमें, तो CS/CP, तो CS है C/3 और नीचे 3C। C ने C को मार दिया तो जो अनुपात निकल कर आएगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का वो आएगा बच्चों 1:9। 1:9। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको फटाफट लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चनों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? सॉरी 8 नहीं, हाँ सही है 8 ही था बिल्कुल। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आप लिख लिए होंगे, मैं साइड में हो जाऊं, बोले लो और आप इसको जल्दी से नोट कर लो। सी धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो 1/CS = 1/C1 1/C2 1/C3, C/3 आ गया। समांतर क्रम है तो 3C आ गया। अनुपात निकाला 1:9 निकल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है समान धारिता के n संधारित्र
समान धारिता C मान लो, उसके n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कुल धारिता CS मान रखी है, समांतर क्रम में कुल धारिता CP मान रखी है, और आपको CP/CS का मान निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पर बच्चों इसमें 3 थे और उसमें n है। चलो उसका आंसर बताता हूँ, पहले आप इसको नोट करें जल्दी से। चलो देखिए 9, देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि C धारिता के n संधारित्र, C धारिता है, उसके n संधारित्र पहले कौन से क्रम जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य धारिता, अब डायरेक्ट लिख सकते हो आप CS = C/n, और ना लिखना चाहो तो 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन 1/CN। सबके वैल्यू C जमा सकता हूं मैं, तो 1/CS = 1/C प्लस 1/C प्लस 1/CN मान आएगा तो n/C बन जाएगा। तो यहां से जो CS आएगा बच्चों वो बनेगा C/n। ये तो कौन से क्रम में आया? श्रेणी क्रम में आया। अब अगर बात करूं मैं समांतर क्रम की, कि C धारिता के संधारित्र कौन से क्रम में हो? समांतर क्रम में जुड़े हो तो समांतर क्रम का सूत्र क्या है बच्चों? C1 प्लस C2 प्लस डैश डैश प्लस CN। तो CP = C प्लस C प्लस C NC आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है CP/CS, शायद मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल CP/CS ही पूछा गया है। आपसे पूछा है CP/CS, तो बच्चों CP कितना है? NC, और CS कितना है? C/n। C ने C कैंसिल कर दिया और ये आएगा n²/1। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 3 संधारित्रों का था और उसमें ऊपर CS आया था और नीचे CP आया था, है ना। कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। कितने ही संधारित्र हो, कोई सा विक्रम हो, कैसा भी अनुपात आपसे पूछे, आप बेसिक रूल फॉलो कीजिए जो आपको सिखाए गए। क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई, चलो जल्दी से नोट कर लो। अरे राम। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिया भाई, 2 या 3 कर लिया, 7वां कर लिया, 8वां कर लिया, 9वां कर लिया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरेटिकल है, सुन लीजिए। विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखो। विद्युत धारिता, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो फर्स्ट मैंने यही से स्टार्ट किया था कि धारिता क्या है। तो विद्युत धारिता की परिभाषा में आप लिखोगे किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। फिर ऐसा ही मात्रक लिखना है, एक लाइन का गैप देकर के एरो लगा करके आप लिखोगे धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराड होता है, F। ठीक है यहां तक, तो आप इसका आंसर लिख लेना ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था, अगर आपने देखा हो तो। एक गोलीय चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कारण सहित समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोर्ड पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि चालक पर आवेश की मात्रा कितनी कर दी आपने? 3 गुनी। बच्चों मैंने इस चैप्टर की पहली ही वीडियो में आपको समझाया था कि किसी भी चालक पर Q और V चेंज करने से C पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस अनुपात में Q चेंज होगा उसी अनुपात में V चेंज होगा, और C तो Q और V का अनुपात है, इसलिए C पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं इसका रीजन सहित आंसर दे रहा हूं। कैसे? कि जब चालक पर आवेश की मात्रा, जब चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी
कर दी जाए तो विभव भी 3 गुना हो जाएगा। भाई नॉर्मल धारिता आप C बराबर Q अपॉन B मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। आपने जो आवेश है वो कितना कर दिया, 3 गुना। तो जो नया आवेश होगा Q डैश वो 3Q कर दिया, तो विभव भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि Q और V कैसे हैं आपस में समानुपाती। तो जो नई धारिता आएगी C डैश, उसका सूत्र होगा Q डैश अपॉन B डैश। Q डैश 3Q और B डैश 3B, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो C डैश कितना निकल के आया, Q अपॉन B, समीकरण नंबर 2। तो जो धारिता समीकरण नंबर 1 में है, सेम वही धारिता हमें समीकरण नंबर 2 में प्राप्त हुई है, यानी कि धारिता पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि धारिता Q और B पर डिपेंड नहीं करती। कब तक डिपेंड नहीं करती, जब तक कि इनमें से किसी एक को नियत ना कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन कह दे आपसे कि Q कांस्टेंट है, फिर C व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा B के। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट 2 क्वेश्चन देखे थे कि एक बार बैटरी जुड़ी हुई थी और एक बार बैटरी हटी हुई थी। उन क्वेश्चनों में साफ पता चलता है कि एक चीज कांस्टेंट है, तब धारिता Q और B पर डिपेंड कर सकती है, अदरवाइज धारिता Q और B पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो आंसर लिख लो, लास्ट में आंसर लिखना कि धारिता अपरिवर्तित रहती है। इतना नोट करो बोर्ड से, चलो जल्दी से। मैं लिखा है चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुनी कर दी जाए तो विभव भी 3 गुना हो जाता है। आवेश 3 गुना, उसी हिसाब से विभव भी 3 गुना। धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, धारिता अपरिवर्तित बनी रहेगी। मैं साइड में हो जाता हूं और आप जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। ध्यान सुनिए। 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले वायु संधारित्र की प्लेटों के मध्य अवरक की प्लेट रखने पर, मतलब माध्यम रखने पर, धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। अवरक का परावर्तांक क्या होगा, काफी इजी क्वेश्चनों में से, ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए, एक नॉर्मल संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, साफ कर रहा हूं उसको, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वायु में धारिता, वायु में धारिता C बराबर 2 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन चलो रहने दो, कोई जरूरत नहीं। वायु में धारिता C बराबर कितनी दी हुई है, 2 माइक्रोफैराड। जब अवरक रख दिया जाता है, अवरक यानी कि माध्यम, तो धारिता हो जाती है बच्चों, CM इंडिकेट कर दो इसको, 5 माइक्रोफैराड। अवरक का परावैद्युतांक हमें ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया। निर्वात में PPC की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। जब प्लेटों के बीच में अवरक जमा दिया तो धारिता 5 माइक्रोफैराड हो जाती है। हमें उस माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन r ज्ञात करना है। तो बच्चों में क्या समझ बता रखा है मैंने आपको कि माध्यम जब रख दिया जाता है तो बच्चों धारिता एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। तो यहां से जो एप्सिलॉन r निकल के आएगा वो आएगा CM अपॉन C। तो एप्सिलॉन r 5/2 यानी कि एप्सिलॉन r निकल के आएगा 2.5। जो अवरक है उसका परावैद्युतांक कितना निकल के आएगा बच्चों, 2.5। क्लियर, आप नोट कर लीजिए। अब ऐसे कई क्वेश्चन कर चुके हैं माध्यम के, तो हमें इनसे और ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है ना, कुछ भी पूछ ले, उल्टा सीधा कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप तो एक सूत्र रटो, CM बराबर C इंटू एप्सिलॉन r। क्लियर है भाई यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। 2 आवेशित चालकों की त्रिज्या R1 R2 है, धारिताएं C1 C2 है, आवेश Q1 Q2 है और विभव B1 B2 है। B1 ज्यादा माना गया है B2 से। यदि चालकों को परस्पर एक नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ दें तो सिद्ध कीजिए कि चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात डेल्टा B1 अपॉन डेल्टा B2 इक्वल टू C2 अपॉन C1, मतलब धारिता के व्युत्क्रमानुपात है। ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुनिए,
क्वेश्चन कह रहा है कि दो चालक हैं मेरे पास जिनका वोल्टेज है अलग अलग है B1 और B2, और B1 ज्यादा मान रखा है B2 से। सोच लीजिए आप कि जो B1 है पहले चालक का विभव वो ज्यादा है किससे? B2 से। अब बच्चों हमने एक कॉमन वोल्टेज पढ़ा है उभयनिष्ठ विभव, आपको याद होगा उभयनिष्ठ विभव, कि जब अलग अलग विभव वाले चालकों को जोड़ दिया जाता है तार से तो उनमें आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि उनके विभव समान ना हो जाए। तो पहले विभव B1 B2 है और बाद में इन दोनों का विभव बराबर हो जाएगा V। तो जो उभयनिष्ठ विभव है ना बच्चों वो ज्यादा वाले से कम होगा, कम वाले से ज्यादा होगा। अरे दो टंकी हैं, एक का तल ज्यादा है और एक का तल कम है, समझे आप, उनको पाइप से जोड़ दूं तो तल बीच में यही तो आएगा, ज्यादा वाले से कम और कम वाले से ज्यादा। तो मैं लिखना चाहता हूं कि अतः जो उभयनिष्ठ विभव है ना, उभयनिष्ठ विभव वो इनके बीच में आके बैठ जाएगा। ये खेल समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो आप ये देखिए, मतलब जो चालक थे ना, पहले चालक का पहले विभव B1 है, बाद में B हो गया, दूसरे वाले का पहले B2 और बाद में कितना हो गया B। पहले वाले का विभव तो घट गया और दूसरे वाले का विभव बढ़ गया। अतः देखिए पहले चालक के विभव में परिवर्तन, जो पहला चालक है उसके विभव में कितना परिवर्तन आया, उसका प्रतीक मान लिया मैंने डेल्टा B1। पहले विभव कितना था B1 और बाद में कितना हो गया V, तो विभव में जो परिवर्तन आया वो कितना आया बच्चों? B1 माइनस B। अरे पहले वोल्टेज B1 था, उसका बाद में कितना हो गया B, तो घटा ना कितना? B1 माइनस B। परिवर्तन देखना है मुझे तो डेल्टा B1 बराबर B1 तो है ही है, और V का सूत्र जानते हो आप उभयनिष्ठ विभव का, क्या? C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2, इसके बटे में एक मान लीजिए। तो डेल्टा B1 बराबर इसका लघुत्तम आएगा बच्चों C1 प्लस C2, एक का भाग दूंगा तो C1 प्लस C2 का B1 से गुणा करना होगा, तो ये कितना बन जाएगा देखना, C1B1 प्लस C2B1 माइनस C1B1 माइनस C2B2। C1B1 से C1B1 कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जो विभव में परिवर्तन आया डेल्टा V1 वो बच्चों कॉमन कितना आ रहा है? ध्यान से देखो C2, और ये बन गया B1 माइनस B2 और नीचे C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गया आपको सबको? ध्यान से देखिए, पहले विभव B1 ज्यादा है B2 से, फिर जब उन दोनों को जोड़ा तो उभयनिष्ठ विभव आएगा V, वो उन दोनों के बीच में आ गया। दो स्टेप समझ में आ गए ना? तो पहले का विभव कितना बदला? ज्यादा अंश कम घटाना है, B1 माइनस B। इसी प्रकार क्या मैं दूसरे के विभव में परिवर्तन निकाल सकता हूं? पहले का तो ये आ गया है ना। अब देखिए आप, दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन, दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन क्या? डेल्टा B2, तो ये कितना आएगा? B माइनस B2। B कितना है? C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है? B2। भाई विभव इतना क्यों हटा हुआ आप समझ में आ रहा है ना? बढ़ाया ना इसका, तो B माइनस B2 आएगा। सॉल्व कर लीजिए कितना निकल के आ रहा है। तो डेल्टा B2 बराबर लघुत्तम कितना आएगा? C1 प्लस C2, C1B1 प्लस C2B2 माइनस है, याद रखना, तो C1B2 माइनस C2B2। तो देखो C2B2 ने C2B2 कैंसिल कर दिया, तो यहां से डेल्टा B2 क्या बचेगा? कॉमन कितना आ रहा है? C1। B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में तो बच्चों पहले चालक के विभव का परिवर्तन है, और समीकरण नंबर 2 में दूसरे चालक का विभव का परिवर्तन है। तो आप समीकरण 1 में भाग दीजिएगा 2 से, तो डेल्टा B1 अपॉन डेल्टा B2 कितना निकल के आएगा? ध्यान से देखना। देखो मैं सीधा कर दूं, बोले भाग दोगे ना आप, तो B1 माइनस B2 बटे C1 प्लस C2 से B1 माइनस B2 बटे C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा। आप आराम से भाग देके देखना, यहां बचेगा बच्चों C2 और यहां बचेगा C1,
और शायद देखो ध्यान से क्वेश्चन में यही हमें सिद्ध करना था कि जब दो चालक दिए गए थे अलग अलग त्रिज्या, आवेश, वोल्टेज वगैरह दे रखे, उनको तार से जोड़ दें तो विभव परिवर्तन धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी, C2 अपॉन C1। अच्छा, अब घर पर आपको होमवर्क क्या करके देखना है, आप है ना उल्टा मान के देखना। आप ऐसा करना कि B2 ज्यादा मानना B1 से। सुनो ध्यान से, जो विभव है आप B2 को ज्यादा मान लेना B1 से, तो भैया यहां B2 आ जाएगा और यहां B1 आ जाएगा। तो दूसरे का विभव तो बदलेगा B2 माइनस B, और पहले का बदलेगा B माइनस B2। फिर करके देखना, देखो आंसर आता है कि नहीं आता। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आप जल्दी से इसे अब नोट कर लो। चलो स्क्रीन पॉज कर लो बड़ी से ना, नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। संधायत्र किसे कहते हैं समझाइए। बच्चों सिंपल परिभाषा बता देना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि दो चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, पास पास स्थित हो, एक प्लेट भूसंपर्कित हो, संधायत्र कहलाता है। इसका मूल कार्य विद्युत ऊर्जा संचित करना है। ये सब इसके बारे में आप जानकारी दे देना। क्वेश्चन नंबर 15-16 बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। तीन संधायत्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तुल्य धारिता निकालिए। और 16वें में तीन संधायत्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनकी तुल्य धारिता निकालिए। निकाल सकते हैं बच्चों, नोट्स में आपको मिल जाएंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ देना। जब आप संधायत्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आप देखोगे कि उनमें आवेश तो समान है पर वोल्टेज कैसा है अलग अलग। तो उसका समीकरण बन जाएगा V = B1 + V2 + B3, C = Q अपॉन B, B = Q अपॉन C। इस तरीके से आप श्रेणी क्रम में तो प्रूफ कर लोगे 1/CS = 1/C1, 1/C2, 1/C3। और समांतर क्रम में आप प्रूफ कर लोगे CP = C1 + C2 + C3। दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ में आपके लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी यहां पर समाप्त होते हैं। क्लियर है? अब हम बात कर लें निबंधात्मक क्वेश्चन की। लगभग सारे क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे, फिर भी अगर कोई छोटा मोटा पार्ट ऐसा हो जो नोट्स में ना हो तो उसका सॉल्यूशन में लिखा दूंगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप अपनी किताब लें और ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 1, समांतर प्लेट संधायत्र का सिद्धांत समझाते हुए इसकी धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। संधायत्र का सिद्धांत बताया था ना आपको मैंने कि एक प्लेट लेते हैं, सर्वप्रथम उस पर धनात्मक विभव है, धनात्मक आवेश है, जिससे उसका विभव कैसा है, धनात्मक। अब हम इसके पास में एक उदासीन प्लेट लेके आते हैं। प्रेरण के कारण आंतरिक भाग तो हो जाएगा ऋणात्मक और बाह्य भाग हो जाएगा धनात्मक। अब हम इसे क्या कर देंगे, भूसंपर्कित। तो जो उदासीन प्लेट है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि आवेश नियत है और विभव में क्या आई है, कमी, तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। ये तो हो जाएगा संधायत्र। और हमें धारिता निकालनी है तो आप प्रूफ कर देना C = A ε/D कि माना किसी PPC की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, मध्य की दूरी स्मॉल d है। हम जानते हैं कि धारिता C = Q/B समीकरण नंबर 1, B = E × D समीकरण नंबर 2, E = σ/ε0 या Q = Q/A ε0 कर देंगे। इस तरीके से वैल्यू जमा जाना ऊपर और आप प्रूफ कर दोगे C = A ε0/D। ये हमारा अंकित प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न नंबर 1 है। दूसरे की बात करता हूं बच्चों। आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ के लिए समांतर प्लेट संधायत्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आंशिक माध्यम। याद है ना आपको, जब मैं आंशिक माध्यम की बात करता था तो पहले सिंपल PPC बना देंगे, उसके बीच में एक प्लेट रख देंगे, C मोटाई होगी T और परावृत्तांक होगा बच्चों εr। C = Q/B, वो समीकरण नंबर 1 ही रहेगा। पर अब हम विभव के दो हिस्से करने वाले हैं। आंशिक माध्यम याद है ना, सेकंड या थर्ड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक यही था। तो क्या करना था उसमें मुझे, B = V0 + Vm, निर्वात का प्लस माध्यम का। फिर आपने क्या किया, V0 की जगह तो E0 × D - T जमाया और Bm की जगह Em × T जमाया। फिर E0 की जगह आपने σ/ε0, आगे Q/A जमा दिया सिग्मा को, और उसको σ/ε यानी Q/A ε0 εr। फिर कॉमन लेकर काट पीट करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A ε0/D - T + T/εr। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर प्लेट संधायत्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। PPC का ऊर्जा घनत्व, ये भी आपको नोट से मिल जाएगा।
आपको प्रूफ करना है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन के आंसर आपकी कॉपी में सारे होने ही चाहिए भाई, ये आप ध्यान रखना, चाहे आपको वहां से उधर से लिखना पड़े, पहले टॉपिक को समझो और फिर जो थ्योरेटिकल है उससे लिख लीजिए। क्या प्रूफ किया था मैंने कि पीपीसी में जो ऊर्जा आई थी वो आई थी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ऊर्जा कितनी आई थी? क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। फिर मैंने क्यू कोड सी को हटाया था, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए सी। क्यू बराबर कितना आया था? सिग्मा ए, वो जब आया, और सी का मान ए एप्सिलॉन अपॉन डी आया। तो इसे जब लिखोगे तो ये निकल के आएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई किया था, सिग्मा स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर को मैंने ई स्क्वायर पुट किया था, तब आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, गोलीय संधारित्र क्या होता है? गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। गोलीय संधारित्र दो संकेंद्रीय गोलाकार चालक प्लेटों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश परिमाण में समान हो, प्रकृति में विपरीत हो, पास पास स्थित हो, एक प्लेट भूसंपर्कित हो, गोलाकार संधारित्र कहलाता है। लिख लोगे आप आराम से, और उसकी धारिता निकाल सकते हो। सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कर सकते हो आप आराम से। क्वेश्चन नंबर 5, आवेशित चालक के संयोजन में आवेश का पुनर्वितरण समझाइए। आवेश के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश का अनुपात याद है, मैंने Q1 डैश बटे Q2 डैश कराया था, C1 बटे C2 आया था। और ऊर्जा हानि के सूत्र उत्पन्न कीजिए। ऊर्जा हानि डेल्टा U आपको निकालनी है। यह आपको सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में मिल जाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आपने जो नोट्स लिखे हैं उनमें से, या फिर वीडियो देख करके, पुरानी वीडियो देख करके आप इनके क्वेश्चन अपनी कॉपी में जरूर लिखें। बच्चों मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि क्वेश्चंस की कॉपी अलग होनी ही चाहिए। आप देखोगे कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से डायरेक्ट आते हैं, तो हम बार बार कहाँ आंसर देखेंगे, इससे बेटर है कि थोड़ी और मेहनत की जाए और सारे क्वेश्चंस एक कॉपी में लिख लिए जाएं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न, ठीक है। कुछ आज के लेक्चर में करते हैं, आधे घंटे का लेक्चर बचा हुआ है आज का, तो आधे घंटे में जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने तो आज करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल कर लेंगे ना। तो आज की वीडियो और आज के बाद एक वीडियो और लगेगी इस चैप्टर को पूरा करने में, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आंकिक प्रश्न। देखिए बोर्ड पर साफ कर दूं इसको, आपने लिख लिया होगा पूरा ये। देखिए भाई, बात करते हैं हम आंकिक प्रश्नों की, और उसमें भी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पढ़िए। जो पहला क्वेश्चन है, गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें एक गोलाकार चालक है, उसकी धारिता सी का मान दिया हुआ है 1 पिकोफैराड, मतलब 1 गुणा 10 की घात -12 फैराड। हमें उसकी त्रिज्या चाहिए। अब गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र है सी बराबर आर अपॉन के ले लो, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ले लो। यहां से अगर मुझे आर निकालना पड़ जाए तो वो बन जाएगा सी के, त्रिज्या निकालनी पड़ जाए 10 की घात -12 और के है 9 गुणा 10 की घात 9। तो जो बच्चों त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगी 9 गुणा 10 की घात -3 मीटर, या फिर 9 mm मिलीमीटर, ठीक है ना। तो उस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 9 mm, 9 मिलीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप फटाफट नोट करें जल्दी से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको पीपीसी की प्लेट का एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर,
मतलब 100 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। और थोड़ा सॉल्व करूं तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। आपको पीपीसी की प्लेट का एरिया दिया हुआ है। दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन बटे कूलाम है। जो विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 न्यूटन बटे कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की। क्लियर। अब जो संधारित्र है उसकी प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र है उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चर्चा आवेश की हो रही है तो सिग्मा को अपन Q अपॉन A जमा दीजिए। अगर वज्रगुणा करके देखूं तो Q का सूत्र आएगा बच्चों E A एप्सिलॉन नॉट। E कितना है 100, A कितना है 10 की घात -2 और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 गुना 10 की घात -12। ये 100 10 की घात -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आवेश निकल करके आएगा, अच्छा आप चाहो तो आंसर प्लस माइनस में लिख सकते हो, क्योंकि संधारित्र की एक प्लेट पर जो आवेश आएगा वो प्लस का होगा और दूसरी पर किसका होगा, माइनस का। और -12 को आप पिको से हटा सकते हो। मतलब संधारित्र की प्लेटों पर आवेश कितना होगा बच्चों, एक पर तो होगा प्लस 8.85 पिको कूलाम और दूसरी पर होगा -8.85 पिको कूलाम। ठीक है, 10⁻⁻12 कुछ भी बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। चलो आप इसको नोट करो जल्दी से। जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज कर लो भले ही और आप इसको नोट करो। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। दोनों काफी इजी हल्के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई ना, साफ कर रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कहता है। देखो, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा गया है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रख दी जाए तो प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। स्लैब का परावर्तांक क्या होगा। बच्चों कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं इसे मेरे तरीके से समझाता हूं, आप सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि कोई संधारित्र मान लो आप नॉर्मल, प्लेटों का क्षेत्रफल A मान लीजिए आप और बीच की दूरी D मान लीजिए। यहाँ प्लस आवेश है या माइनस आवेश है। एक संधारित्र तो आपका ये है, ठीक है ना। इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा बच्चों, सूत्र होगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में क्या बोला गया है कि आपने इनके बीच में एक स्लैब रखनी है, माध्यम रखना है। ये लो, ये हमने कोई माध्यम रख दिया भाई। क्या बोला है माध्यम के बारे में बताना, कि जो स्लैब रखी है वो 3 mm चौड़ाई की है। इस स्लैब की चौड़ाई कितनी है, 3 mm, और इसका परावर्तांक आप कुछ भी मान लीजिए एप्सिलॉन r, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो बीच की दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। अगर पहले डिस्टेंस बच्चों d थी तो अब यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है ना वो d प्लस 2.4 mm की बात करना है, ध्यान रखना, बढ़ानी पड़ती है। इस कंडीशन में सूत्र क्या है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये आंशिक माध्यम वाली स्थिति है। आंशिक माध्यम वाली स्थिति का सूत्र क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो D होती है प्लेटों के बीच की दूरी, और इस कंडीशन में प्लेटों के बीच की दूरी है बच्चों D प्लस 2.4। ये आप याद रखें, D की जगह आया है ये। आंशिक माध्यम वाला सूत्र होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। तो A एप्सिलॉन नॉट ठीक है, D प्लेटों के बीच की दूरी जो है अब D प्लस 2.4, D माइनस T, T का मतलब मोटाई, स्लैब की मोटाई 3 mm प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R जो हमें निकालना है। इन सिस्टम में धारिता कांस्टेंट रहती है, ऐसा इसको प्रश्न में कहना चाहिए था। थोड़ी प्रश्न में मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि पहले कंडीशन ये थी, अब 3 mm की स्लैब रख दी है तो धारिता वही रखने के लिए मुझे 2.4 mm दूरी बढ़ानी पड़ती है। दो कंडीशन की इसने बात की, सूत्र निकाले, दोनों को आप बराबर करके देखिए क्या आता है आंसर।
पहली कंडीशन से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और दूसरी से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉल्व करिए इसको। देखो डी तो यही है 2.4 और -3 बचेगा -0.6 प्लस 3/एप्सिलॉन आर। ए एप्सिलॉन नॉट ने एप्सिलॉन नॉट को मार दिया। जब आप इनको उल्टा करोगे बच्चों तो d इज इक्वल टू डी माइनस 0.6 प्लस 3/एप्सिलॉन आर। डी ने डी कैंसिल कर दिया, पक्षांतर करवा के देखिए आप 0.6 इक्वल टू 3/एप्सिलॉन आर। अगर आपको यहां से एप्सिलॉन आर निकालना है तो 3/0.6, पॉइंट को उठाइए ऊपर जीरो लगाइए, कितना हो जाएगा 30 और 30 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5। यानी कि जो परावैद्युतांक है वो कितना आया है 5। काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं तो एक पीपीसी है जिसकी प्लेटों का एरिया ए है, बीच की दूरी डी है, पहले धारिता सी थी, फिर जब 3 mm मोटी प्लेट जमाई, अब ऐसा उसने कि पूरा भर दिया गया, इसलिए मैंने सोचा कि आंशिक माध्यम हो सकता है, तो बीच की दूरी 2.4 mm मुझे बढ़ानी पड़ेगी धारिता वही रखने के लिए। तो मैंने 2 कंडीशन में धारिता निकाली, उनको इक्वल किया और सॉल्व किया, तो मैंने देखा कि जो परावैद्युतांक है वो कितना निकल के आया है 5। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। और आप इसको जल्दी से नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को आप नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। जल्दी नोट करो चलो, ठीक है ना। स्क्रीन पॉज करके आपने लिख लिया होगा शायद, है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 2 संधारित्र की धारिताएं क्रम से 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड है। जब इन्हें श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? भाई आपके पास में 2 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैराड के और 4 माइक्रोफैराड के। पहले तो इनको जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में, और हमें धारिताओं का अनुपात निकालना है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। पहले कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले जो क्रम है वो कौन सा क्रम लिया गया है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में सूत्र क्या कहता है? 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या शॉर्टकट से निकालूं तो ऊपर गुणा नीचे योग। तो श्रेणी क्रम में धारिता कितनी आई? कौन कौन से संधारित्र हैं? 2 और 4 के। तो ऊपर गुणा और नीचे योग 8/6, 3/2 माइक्रोफैराड। समीकरण नंबर 1। श्रेणी क्रम में तो इतना आया। दूसरी हम बात करें बच्चों कौन से क्रम की? समांतर क्रम की। तो समांतर क्रम में सूत्र होगा Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो Cp इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी कि 6 माइक्रोफैराड। इक्वेशन नंबर 2। अनुपात की बात करें बच्चों तो इक्वेशन नंबर 1 में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आएगा? CS अपॉन CP 3/2 और नीचे कितना आएगा 6। 3 से 6 2 बार कट जाएगा तो आंसर आएगा 1/4। क्या आंसर? 2/9। अरे दो बार देखते कहीं गलती तो नहीं होगी भाई। 2 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 2 और 4 पिको माइक्रोफैराड हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए, मतलब अनुपात निकालिए। दो बार देख लेते हैं एक बार। 2 और 4 का जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया ना, श्रेणी क्रम में, तो इनका आंसर कितना आएगा? श्रेणी क्रम कहता है कि ऊपर गुणा नीचे योग। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई कितना आया? 8 और नीचे कितना आएगा? 6। 8/6। ओह सॉरी, देखो गलती क्या हुई है, मैंने काटा किससे इसको? 2 से जब आप इसको काटोगे ना भाई तो 4/3 आएगा। सॉरी, कितना आएगा? 4/3 है ना। और थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक, 4/3 और नीचे कितना है? 6। जब आप 2 से इसको काटोगे 3 बार तो आंसर आएगा 2/9। तो इन धारिताओं का अनुपात कितना आएगा बच्चों? 2/9। थोड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन होते हैं। चलो बहुत सारे क्वेश्चन किए, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो हम इसी सूत्र पर कर चुके हैं। पहले श्रेणी क्रम पे, अगर पहले समांतर क्रम बोला होता तो समांतर क्रम में श्रेणी क्रम का भाग देता। जो भी क्वेश्चन पूछे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए। चलो जल्दी से फटाफट नोट कर ले भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है ना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्या 0.05 और 0.10 है। हमारे पास दो गोले हैं, चलो मैं डायग्राम बनाए लूं इसका। दो गोले हैं धातु के, पहला गोला, इसकी जो त्रिज्या है r वो है 0.05 मीटर, फर्स्ट गोला मान लीजिए, और एक सेकंड गोला और है, इसकी जो रेडियस है r वो है 0.10 मीटर। दो धातु के गोले हैं जिनकी त्रिज्या 0.05 मीटर और 0.10 मीटर है। प्रत्येक पर 75 माइक्रोकूलाम आवेश है। इस पर जो आवेश है Q1 वो भी 75 माइक्रोकूलाम है, और इसका जो आवेश है Q2 वो भी 75 माइक्रोकूलाम है। दोनों को पतले तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव और आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको इनमें पहले तो निकालना है बच्चों उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव मतलब बी ज्ञात करना है। तो जो कॉमन वोल्टेज है उसका सूत्र क्या कहता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर है यहां पर। अब अगर ध्यान से देखा जाए बच्चों तो इसका वोल्टेज कहीं भी नहीं दिया हुआ है। इस गोले का वोल्टेज कितना होगा ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इस सूत्र को थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूं मैं। याद करो C इज इक्वल टू Q अपॉन B होता है, तो Q इज इक्वल टू कितना आता है CB। तो क्या मैं C1 B1 की जगह पर Q1 जमा सकता हूं और इसी तरह C2 B2 की जगह पर Q2 जमा सकता हूं, क्योंकि मुझे Q1 भी पता है और मुझे Q2 भी पता है। रही बात बच्चों धारिता की, तो एक गोला है और त्रिज्या दे रखी है इसकी, इसको आप त्रिज्या को R1 मान लो, इसकी त्रिज्या आप R2 मान लो, और गोले की धारिता कितनी होती है R अपॉन K। तो इसकी हो जाएगी इस तरीके से R1 अपॉन K और दूसरे की हो जाएगी R2 अपॉन K, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, कैसे भी कर लो तो आंसर वही निकल के आने वाला है। अब देखें ध्यान से, V इज इक्वल टू, देखो Q1 प्लस Q2 75 माइक्रोकूलाम और 75 माइक्रोकूलाम कितना हो जाएगा 150 माइक्रोकूलाम, तो 150 गुना 10 की घात -6। क्लियर है। इन दोनों में से 1 अपॉन K कॉमन आएगा, ऊपर घूम जाएगा K, तो K की वैल्यू हमने ऊपर जमा दी 9 गुना 10 की घात 9, और नीचे क्या बच्चा बच्चों R1 प्लस R2 कितना है ये 5 गुना 10 की घात -2 प्लस 10 गुना 10 की घात -2, मतलब 15 गुना 10 की घात -2। अब आप इसे सॉल्व कर लो, कितना वोल्टेज निकल के आया। देखो 15 से कितनी बार कैंसिल आउट हो गए 10 बार, ऊपर कितना बचा 9 गुणा 10 की घात, देखो -2 ऊपर गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 2 और 1 3, 9 और 3 12, 12 -6 कितना आएगा 6 वोल्ट। यानी कि जो कॉमन वोल्ट है उभयनिष्ठ जो विभव है बच्चों वो कितना आएगा 9 गुना 10 की घात 6 वोल्ट। बहुत इजी तरीका है। कॉमन वोल्टेज का सूत्र तो आपको याद होना ही पड़ेगा कम से कम। सूत्र क्या है भाई, दोबारा देख लो एक बार। कॉमन वोल्टेज का सूत्र काम में लिया है मैंने, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। चूंकि हमारे पास जानकारी ना C की है ढंग से ना B की है, तो मैंने CB को Q से रिप्लेस करना चाहा। C1V1 को बच्चों मैंने Q1 जमा दिया, C2V2 को मैंने Q2 जमा दिया, ऊपर बन गया Q1 प्लस Q2। नीचे बात करूं मैं गोले की धारिता की, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R जमा दीजिए, या R अपॉन K जमा दीजिए। तो पहले के R1 अपॉन K तो K है, K1 K2 थोड़ी होगा, और दूसरे के R2 अपॉन K, फिर मैंने K को सोल्व करके ऊपर सोल्व किया, तो उभयनिष्ठ विभव निकल के आया 9 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ये इसका पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट की बात करें, आवेश प्रवाह की मात्रा। आवेश प्रवाह की मात्रा से मेरा मतलब है जब आपने इन दोनों को जोड़ा होगा तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ है। बच्चों पहले इसका आवेश 75 माइक्रोकूलाम था, इसका आवेश भी 75 माइक्रोकूलाम था, पहला Q1। अब आप बाद का, चलो मैं दोबारा करता हूं, आवेश प्रवाह की मात्रा निकालता हूं सीधी। कई तरीके हैं करने के। आवेश प्रवाह की मात्रा डेल्टा Q निकालना चाह रहा हूं मैं, तो दो तरीके हैं, पहले से निकाल लो या दूसरे से निकाल लो। आंसर बराबर आएगा, एक का जितना बढ़ेगा दूसरे का उतना घट जाएगा। अभी दोनों का 75 माइक्रोकूलाम है, और मान लीजिए 25 कूलाम यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो यहां 50 आएगा, यहां कितना आएगा 100। कैसे कर लीजिए, मुझे तो डेल्टा Q निकालना है, तो डेल्टा Q कैसे निकालूंगा मैं। पहले आवेश कितना है Q1 माइनस Q1 डैश, Q1 माइनस Q1 डैश, तो डेल्टा Q
Q1 तो डायरेक्ट 75 माइक्रो कूलाम है मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, Q1 डैश बाद का आवेश। Q बराबर कितना होता है, CB। तो धारिता तो C1 ही रहेगी क्योंकि आवेश आवेश बदलने से धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं आता, पर बाद का वोल्टेज ओवेनिस्ट विभव B हो जाएगा। आप चाहते तो ऐसा कर लेते, बोले कि बाद का आवेश निकाल लेते और पहले आवेश से कंपेयर कर देते, ये भी तरीका है। चलो ऐसे कर लीजिए आप, ये लंबा रहेगा। आप पहले गोले का बाद का आवेश निकालिए, जोड़ने के बाद जो आवेश होगा वो Q1 डैश होगा, उसका सूत्र होगा C1B क्योंकि ओवेनिस्ट विभव आ चुका है अब तो। और C1 का सूत्र क्या होगा, R1/K × V। तो सॉल्व कर लीजिए। R1 कितना है, 5 × 10⁻²। K कितना है, 9 × 10⁹। कॉमन वोल्टेज कितना है, 9 × 10⁶। 9 ने 9 कैंसिल कर दिया, कितना बच गया बच्चों, ध्यान से देखो, 5 तो ये है ही है, ठीक है। 10⁹ ऊपर गए, माइनस के हो गए, -2 बैठे हुए हैं, -9 और -2 -11। यहाँ कितना है, 6, तो बचेगा बच्चों -5, 10⁻⁻5 कूलाम। माइक्रो बनाना है तो 50 कर दें क्या इसको बच्चों, ये बन जाएगा जो बाद का आवेश है 50 माइक्रो कूलाम। इस गोले पर पहले कितना आवेश था बच्चों, 75 माइक्रो कूलाम। कितना था, 75 माइक्रो कूलाम। और अब कितना रह गया, 50 माइक्रो कूलाम। तो कितना आवेश प्रवाहित हो गया, 25 माइक्रो कूलाम। अगर आप दूसरे वाले का Q2 डैश निकालोगे ना बच्चों, वो 100 आएगा क्योंकि उसमें 25 बड़ा होगा। अगर इसका 25 घटा है, आप निकाल के देखिएगा C2B से, और उसका कितना आएगा, 100। तो आवेश प्रवाह की मात्रा कितनी होगी, 25 माइक्रो कूलाम। 2 आंसर आ गए। पहला ओवेनिस्ट विभव निकाल लिया हमने, और दूसरे में आवेश प्रवाह की मात्रा निकाल ली जो कि आई है 25 माइक्रो कूलाम। नोट करो, चलो चाहो तो स्क्रीन पॉज कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, है ना, कैसे भी करके आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, स्क्रीन पॉज करके भाई लिख लेना, नहीं लिखा होता है ना, मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड धारिता के गोलीय चालक का संबंध। एक गोलीय चालक है, उसका वोल्टेज पहला वाला है तो V1 मान लो 150 वोल्ट, उसकी धारिता C1 मान लो आप 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6 फैरड। इसका संबंध वो 1 माइक्रोफैरड के किसी निरावेशित गोले से कर दिया जाता है। तो भैया दूसरे की जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैरड है, मतलब 1 × 10⁻⁻6 फैरड। निरावेशित है मतलब उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा, 0। आवेश नहीं तो वोल्टेज कहां से आएगा। ओवेनिस्ट विभव की गणना करो, प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात करो। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में मुझे कॉमन वोल्टेज चाहिए, तो जो कॉमन वोल्टेज का सूत्र है वो है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। सॉल्व कर लीजिए, कॉमन वोल्टेज आ जाएगा। C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड में रहने दो, आंसर डायरेक्ट माइक्रोफैरड में आ जाएगा। और V1 कितना है, 150। तो 150 का गुणा करना है 2 माइक्रोफैरड से, प्लस C2V2, V2 0 है तो इसका मल्टीप्लाई 0 आएगा, और नीचे C1 + C2 कितना, 3 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को मार दिया तो V = कितना आएगा, 100 वोल्ट। सही है ना, 100 वोल्ट आएगा बिल्कुल। तो जो ओवेनिस्ट विभव निकल के आया बच्चों, वो कितना निकल के आया, 100 वोल्ट। जब आप इन चालक को कनेक्ट करोगे तो जो कॉमन वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 100 वोल्ट आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक चालक पर आवेश का मान ज्ञात करो। जब कनेक्ट कर दिया है तो आवेश का मान ज्ञात करो, मतलब Q1 डैश और Q2 डैश। तो Q1 डैश कितना होगा, C1B। C1 कितना है, 2 × 10⁻⁻6, और कॉमन वोल्टेज कितना आया है, 100। तो जो पहले वाले का आवेश होगा बच्चों वो होगा 200 × 10⁻⁻6 कूलाम, मतलब 200 माइक्रो कूलाम। जोड़ने के बाद
जो पहला चालक आया है इसका वोल्टेज बच्चों कितना आएगा, 200 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं Q2 डैश की, Q2 डैश की, तो ये होगा बच्चों C2B। C2 कितना है, 1 गुणा 10⁻⁻⁶, और कॉमन वोल्टेज कितना है 100। जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा 100 माइक्रो कूलम। 3 आंसर हो गए। पहला तो हो गया ओवेनिस्ट विभव, जो कितना आया है 100 वोल्ट। कनेक्ट करने के बाद जो पहला कंडक्टर है इसका चार्ज 200 माइक्रो कूलम आएगा, और दूसरे का चार्ज कितना आएगा 100 माइक्रो कूलम, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट रफ्तार में नोट करो। चलो ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हो गया ना, ये इसको लिख लो, साफ कर देते। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई, मैं इरेज कर रहा हूं उसको। देखिए नेक्स्ट, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, आज इतना टाइम भी नहीं बच रहा है, अगले वीडियो में ले लेंगे इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चित्र में प्रत्येक संधारित्र धारिता 1 माइक्रोफैराड है। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। बच्चों एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, इस सिस्टम में एक संधारित्र है, अगले सिस्टम में 2 संधारित्र हैं ऐसे, उससे अगले सिस्टम में 4 संधारित्र हैं, उससे अगले सिस्टम में कितने हैं 8। यही कहानी तो है, ठीक है ना। यहां पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी है, ऐसे अनंत संधारित्र जुड़े हुए हैं 1 माइक्रोफैराड के, सारे के सारे 1 माइक्रोफैराड के हैं बच्चों। हमें कुल धारिता निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, कुल धारिता। तो ध्यान से देखना, इस डायग्राम से आप एक नया डायग्राम प्लॉट कर सकते हो। कैसे, ये तो 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड ही रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है अपने को अभी फिलहाल। पर ध्यान से देखो अगली लाइन को, क्या इसमें 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड के ये 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों। CYN मेथड याद होगा आपको। 1 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र, CYN C की जगह 1 और N की जगह 2, यानी कि ये जो संधारित्र जुड़ करके बनाएंगे, ये बनाएंगे 1/2 माइक्रोफैराड के। फिर देखो 1-1 के 4 जुड़े हुए हैं बच्चों, तो इस ब्रांच की कुल कैपेसिटेंस होगी 1/4 माइक्रोफैराड। फिर अगले वाले की होगी 1/8 माइक्रोफैराड। ये प्रोसीजर बच्चों इनफाइनाइट तक चलेगा। कहां तक चलेगा ये, इनफाइनाइट तक। अब हमें आगे देखना है, तो देखो ये सभी समांतर में दिख रहे होंगे मुझे। 1 माइक्रोफैराड 1/2 1/4 1/8, ये सब किसमें है, पैरेलल में। तो इसकी धारिता का सूत्र होगा Cp = C1 + C2 + अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा ये। Cp = 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये चलेगा अनंत पद तक। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मैथ वाले बच्चों को तो कोई समस्या आएगी नहीं, बायो वाले बच्चों को भी नहीं आएगी। खैर, आपने 10th क्लास में एक जीपी पढ़ी होगी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कैसे पता चलता है कोई श्रेणी गुणोत्तर है। आप दूसरे पद में पहले वाले पद का भाग दीजिए, 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 1/2। तीसरे वाले पद को दूसरे वाले पद से डिवाइड कीजिए, 1/4 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1/2। फिर 1/8 में 1/4 का भाग दूंगा तब भी कितना आएगा 1/2। आप क्रम से आने वाले 2 पदों में भाग देते जाइए, एक ही चीज आएगी, सार अनुपात समान है। इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर। और जब गुणोत्तर श्रेणी होती है और अनंत पद हों तो उनके योग का सूत्र है बच्चों A, यानी कि प्रथम पद अपॉन 1 - R, यानी कि सार अनुपात जो भाग देने के बाद प्राप्त हुआ है। इस मेथड को अगर मैं अप्लाई करूं तो देखो A प्रथम पद कितना है, यहां पर 1 अपॉन 1 माइनस दूसरे पद में पहले वाले पद का भाग देके देखो 1/2 को जब आप 1 से डिवाइड करोगे तो सार अनुपात निकल के आएगा 1/2। तो R का मान कितना है इसमें 1/2। अब आप सॉल्व कर लो इसको, ऊपर तो 1 है ही है, 1 में से आधा गया तो क्या बचा होगा आधा, और इसको उल्टा करेंगे तो जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 2 माइक्रोफैराड। कहानी समझ में आई। इस सिस्टम की जो नेट कैपेसिटेंस होगी
नेट जो धारिता निकल करके आएगी वो कितनी निकल करके आएगी, 2 माइक्रोफैरड। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायग्राम वापस देख लीजिए आप। ये तो 1 माइक्रोफैरड है ही है, यहाँ 1 के 2 हैं तो 1/2, 1 के 4 है तो 1/4, अगले लाइन में 8 होंगे तो 1/8, फिर वो सब पैरेलल में हो गए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8। ये जीपी बन गई अनंत पदों की, और अनंत पदों की जीपी का ये फॉर्मूला होता है सम का, योग का, वो होता है a/1 - r। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/1 - r की जो वैल्यू होगी वो कितनी है बच्चों, 1/2। तो मैंने यहां से सॉल्व करके देखा तो आंसर कितना है, 2 माइक्रोफैरड। नोट करो चलो फटाफट इसको। क्लियर हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही है ना, सफिशिएंट है आज के लिए, क्योंकि आप एक दिन में इतने क्वेश्चन कर सकते हो। इनको करिए और आगे आने वाली वीडियो में होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है भाई आपका। किताब में जो अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9 है ये होमवर्क है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे करने का प्रयास करोगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, और बाकी भाई क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, थोड़ा घर पे अपना स्टे टाइम भी बढ़ाइए, है ना, ठीक है, नोट करो चलो।